नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास तेज कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की उपलब्धता और कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 2 मीट्रिक टन प्याज रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बफर स्टॉक से 26 से 28 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज लेने का अनुरोध किया है। कई राज्यों ने इसके लिए हामी भरी है। इस बीच सरकार प्याज के आयात नियमों में ढील देने का भी फैसला लिया है। हम लोगों ने एक बफर स्टॉक बनाया था 1 लाख मीट्रिक टन का, तो उस बफर स्टॉक का उपयोग करके जो थोक बाज़ार हैं उसमें डिस्पोजल किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोगों ने काफ़ी इस बार बहुत सफलतापूर्वक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कार्रवाई की है, ताकि जिसके कारण केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब स्टेट्स ने रिटेल में सप्लाई करके हमारे बफर स्टॉक से उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावे इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो फ्यूमिगेशन क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी वेव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और उनकी अवैध संपत्तियों पर यूपी का बुलडोजर चलना जारी है। ताजा मामला गाजीपुर का है, जहां पंजाब के जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी आजम कादरी के अस्पताल सहित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। वहां स्थित उनकी समय हुसैनी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर अस्पताल को बुलडोजर की मदद से धूल में मिला दिया गया, जो अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बना हुआ था। प्रशासन ने कई बार इस इमारत को लेकर नोटिस भी जारी किया था, जिसे सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर बनाया गया था। बीते 8 अक्टूबर को ही इसे ध्वस्त करने का आदेश एसडीएम द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन अस्पताल के संचालक ने हाईकोर्ट और फिर अदालत के कहने पर डीएम के पास अर्जी देकर इसे रुकवाने की कोशिश की। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रशासन ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद से ही मुख्तार अंसारी के गैंग में खलबली मच गई और रातों रात वहां से सारे मरीजों को हटा दिया गया। सुबह तक वो लोग अस्पताल में से सारे सामानों को शिफ्ट करने और उसे खाली करने में लगे हुए थे। पूरी तरह सामान खाली करने का मौका दिया गया और फिर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस इमारत को बनवाने में और पूरे सेटअप में 70-80 करोड़ रुपए लगे थे। हाथरस की बिटिया के परिजनों का कहना है कि उन्हें शासन ने जो मदद दी है वह उनको स्वीकार है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह अपनी घोषणा के अनुसार घर और सरकारी नौकरी भी दे। वहीं परिजनों का कहना है कि इस सिलसिले में तहसीलदार शासनी कुछ कागजात पर उनसे लिखवा कर भी ले गई हैं। बिटिया के परिजनों को शासन ने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, निवास और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक मदद बिटिया के परिजनों को मिल चुकी है। इधर बीच में ये वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बिटिया के परिजन यह कह रहे हैं कि उन्हें मदद नहीं, न्याय चाहिए। सूत्रों की माने तो इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए तहसीलदार शासनी गांव गई और वहां परिजनों से पूछताछ की। बिटिया के पिता का कहना है कि तहसीलदार आई थी और वह पूछ रही थी कि उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है या नहीं, तो परिजनों ने कहा कि उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। सीएम ने मकान और नौकरी का भी वादा किया था, अभी ये वादा पूरा नहीं हुआ है। उनकी मांग है कि इस मामले पर भी सुनवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिटिया के घर की सुरक्षा व्यवस्था जहां रोजाना की तरह चाक चौबंद रही और पुलिस बल तैनात रहा, वहीं बिटिया के खेत पर बाजरे की फसल की कटाई भी शुरू हो गई है। यह काम मजदूर कर रहे हैं। बीच में प्रशासन से बिटिया के परिजनों ने इसकी अनुमति मांगी थी। कई दिन तक मजदूर नहीं मिले थे, अब फसल की कटाई शुरू करा दी गई है। इटावा जनपद के गांव नगला परमंदी में स्वर्गीय श्री मोहनलाल शिक्षा प्रसार एवं लोक कल्याण समिति द्वारा एक हस्तशिल्प कला सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसमें आसपास के गांवों की ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं के द्वारा बनाई गई सामग्री जैसे छोटे बैग, बच्चों की गद्दियाँ, घरेलू सजावट का सामान, ज्वेलरी रखने का पर्स,
हाथ निर्मित पंखे, मोती के पर्स, कपड़े रखने के बैग थे। संचालिका सीमा गौतम ने बताया कि ये महिलाओं और छात्राओं के लिए सिलाई एक बहुत अच्छा रोजगार है, जिससे वे खेतिहर मजदूरी को छोड़कर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सिलाई और हस्तकला जिंदगी भर उनके काम में आएगी। सीमा गौतम ने बताया कि ये प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभा को निखारना और उनके द्वारा बनाए गए सामान को बड़े बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाना है। नहीं, पूरी तरह से फ्री। जी, आपका इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है महिलाओं के प्रति? उनको आत्मनिर्भर बनाना है, हाँ, जिससे कि वो कुछ कमाएंगी तो जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। जी, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। जी, बिल्कुल। परिवार के जहाँ 4 हाथ कमाएंगे तो फिर और स्थिति परिवार की मजबूत होगी। और हमको मेन उद्देश्य हमारा कि उनको हमें मजदूरी से रोकना है। खेतों में मजदूरी करने नहीं जाएंगी, अपने खेतों में जा सकती हैं, दूसरे के खेत में मजदूरी करने नहीं जाएंगी। मेन उद्देश्य हमारा यही है। और ये जब मजदूरी करने नहीं जाएंगी तो यहाँ पे आएंगी सुरक्षित। हम अपनी छत दे रहे हैं, यहाँ पर आए और काम सीखें, और जब सीख जाएंगे तब हम उनको काम और देंगे करने। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गांव की गलियों में पार्टी कार्यकर्ताओं की चहलकदमी तेज हो गई है। गुरुवार देर रात चेकिंग के दौरान एसएसटी टीम ने कार सवार 3 लोगों के पास से 20 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पकड़े गए तीनों शख्स 20 लाख रुपए की धनराशि का ब्यौरा नहीं दे पाए। आयकर विभाग रुपयों के संबंध में जानकारी जुटा रहा है। सीओ घाटमपुर रवि सिंह के मुताबिक घाटमपुर के परास चौराहे पर चेकिंग के दौरान कार सवार तीनों लोगों के पास 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े लोग रुपयों को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। इतनी बड़ी रकम कहां से आई और कहां जा रही थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, जैसा आपको पता है कि घाटमपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इसलिए हम लोगों ने एसएसटी की और एफएसटी की टीमें लगा रखी हैं जो निरंतर चेकिंग कर रही हैं। और इस प्रकार के जो संदिग्ध गाड़ियां निकल रही हैं उसमें कैश की या लीकर की तलाशी हो रही है। इसी क्रम में बीती रात एक कार एफएसटी टीम की टीम ने घाटमपुर में पकड़ा है, जिसमें से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मौके पे जिनके कब्जे से वो मिला है वो लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं और उन्होंने उस कैश 20 लाख रुपए का कोई औचित्य बता नहीं पाए कि इतना पैसा क्यों उनके पास है, जिसपे उसे नियमानुसार जब्त किया गया है। और जो भी आईटी की टीम है और ऑब्जर्वर्स हैं उनको अवगत कराया गया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई वो की जाए। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। 2 महीने बाद पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे पहुंच गई। इससे पहले 22 अगस्त को सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे दर्ज की गई थी। इस बीच कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 89.53% हो गई है। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड 10 करोड़ कोरोना नमूनों की जांच का लक्ष्य भी पार कर लिया। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। 2 महीने बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे पहुंच गई। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 8.96% है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 54,366 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,312 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.53% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 74,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए और अब तक
69,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 1,17,306 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना जांच के मामले में नई उपलब्धि हासिल करते हुए 10 करोड़ नमूनों के परीक्षण का आंकड़ा पार कर लिया गया है। बीते 24 घंटे में 14,42,722 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 10,01,13,085 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। पिछले 1 करोड़ टेस्ट सिर्फ 9 दिन में कराए गए। जांच सुविधा बढ़ाकर ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में करीब 2000 प्रयोगशालाएं खोले जाने के बाद से टेस्ट कराने की क्षमता में भारी सुधार हुआ है। अब प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच का काम किया जा सकता है। संभल जिले के चंदौसी में बाईपास रोड तहसील तराई पर तेज गति से आ रही डंपर ने धान से लदी ट्रैक्टर ट्राली, 2 ई-रिक्शा, एक साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। ई-रिक्शा और डंपर चालक घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। अनियंत्रित डंपर ने चौराहे पर खड़ा ई-रिक्शा चालक तहसील की ओर से आ रही साइकिल सवार छात्रा को रौंद दिया। पीछे से आ रहा दूसरा ई-रिक्शा ट्राली के नीचे घुस गया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक 16 वर्षीय छात्रा रौनक इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली है। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार चालक, किसान, ई-रिक्शा चालक बाल बच गए। सब उठाने को लेकर भीड़ की पुलिस से नोकझोंक हो गई। हादसे में तहसील रोड बंद हो गया। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे बाद क्रेन के माध्यम से ट्रैक्टर ट्राली और डंपर को अलग किया। सुबह करीब 6-6:30 बजे के लगभग एक 22 चक्के की ट्रक जो कि बटानी की तरफ जा रही थी, नीक में होने के कारण वो तहसील तिराहे पे एक ई-रिक्शा को उसने टक्कर मारा और उसके बाद एक जारई की तरफ से आ रही थी ट्रैक्टर, वो भी उसके चपेट में आया और एक लड़की जो 16 साल की थी, ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उस ट्रक के चपेट में आ गई। लड़की की दर्दनाक मौत हो गई, 4 हो गई। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया। तत्काल फिर पुलिस सूचना मिली, पुलिस पहुंची है, ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई है। गाड़ी को हटवा के जो मृतिका है उसको हॉस्पिटल पहुंचवा दिया गया है। अब आगे इसकी विधिक कार्रवाई की है। सर, ड्राइवर को पीटा गया पब्लिक द्वारा? ये सूचना मिली है, लेकिन इस समय वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्सीडेंट हुआ, उसको भी चोट लगी है, वो इस समय हॉस्पिटल में। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने एक छात्रा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। मामला थाना रसूलपुर के प्रेमनगर का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर 16 वर्षीय छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद फरार हो गए। घटना के पीछे का कारण छात्रा से हुई छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता का कहना है कि कुछ लोगों ने उनके घर में आकर मारपीट की और बेटी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पिता का आरोप है कि मनीष यादव, शिवपाली यादव और गौरव चक ने उनकी बेटी को गोली मारी है। उनकी बेटी 12वीं की छात्रा थी। मामले में एसएसपी सचिंद्र कुमार पटेल ने बताया कि रसूलपुर के प्रेमनगर की ये घटना है। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में मृतका के पिता ने 3 लोगों के नाम बताए हैं, जिन पर घर में घुसकर हत्या करने का आरोप है। इस मामले में 3 टीमें गठित की जा रही हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा नाम है अजय घटिक। ये मेरी बेटी है जी, करीब 16 साल की मेरी बेटी है। कुछ लोगों ने आकर आज मेरे घर में आकर, हम लोग छत पे थे, उनने आकर दीवारों में लात मारी, गोली चलाई। उसके बाद गोली मार के घर से भागते हुए 3 लोग, 4 लोग यहाँ से निकल गए। गोली मेरी बेटी की लगी, नहीं पड़ी मेरी बेटी। कहाँ लगी है? कहाँ लगी? सर में लगी, सर में। इधर देखो। कौन लोग थे वो? एक मनीष यादव, एक शिवपाली यादव, एक गौरव चक। ऐसा कारण ये है, मेरी पढ़ती लड़की मेरी 12th में पढ़ती है।
हाँ, कलावती कॉलेज में पढ़ती है। रास्ते में आ रही थी वो, इसने अपशब्द बोला, उसके बाद उसने उसको जवाब दिया ताबड़तोड़। उसके बाद घर आने के बाद उन लोगों ने आगे अब इनको गोली मारी थी। आप लोग कहाँ थे सब लोग? हम लोग छत पे थे सर। कोई नहीं था घर में? घर में कोई नहीं था। लगभग कब की घटना है? कब की घटना है? 12 बजे की घटना है रात की। ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का है, प्रेम नगर ये मोहल्ला लगता है। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, यशु नाम है उसका, यशु चक। उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इसमें जो लड़की है, जो मृतका है, उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं जिसका उन्होंने नाम भी बताया है। 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे और इसमें 3 टीमें बनाई गई है जो कि जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं उनकी तलाशी के लिए उनकी गिरफ्तारी की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गाँव को स्मार्ट बनाने, CCTV कैमरे लगाने, प्रदेश में नई उद्योग नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफ़ी का वायदा भी किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब राजद ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया है। इसमें आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का संदेश भी इसमें बिहार के लोगों को दिया गया है। हमने पहले ही भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं
लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर। आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियाँ जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना, हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे, हम लोग भी शुरू से बोलते 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे, ये कहाँ से देगा, पैसे कहाँ हैं? तो बीजेपी कहाँ से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। अब कहाँ है? जल्दी स्वस्थ हो जाए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। लेकिन यही सुशील मोदी जी ने 2 बयान दिए थे, आपको याद होगा, 3 बयान कि संसाधनों की कमी है जब मजदूरों को लाने की बात की जा रही थी। एक बार अपराधियों के सामने हाथ जोड़ दिया था पितृपक्ष के महीने में। चौथा हाफ पैंट में ये भागे थे जब पट्टा में जनजमाव था। और चौथा जो बेइज्जती इन्होंने करने का काम किया, जो रोजी रोटी कमाने जो मजदूर पलायन करके जाते हैं, बोलते शौक के लिए जाते हैं, मजे के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। तो ये है बीजेपी का चेहरा बिहार में, ये है। और चिट्ठी निकाला जाता है कि मजदूर भाई अगर आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। अब क्यों खामोश है भैया सरकार? क्या हुआ? कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं होगी जो 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आए। लेकिन सबके आंख जरूर खुल गए थे, कितनी बड़ी संख्या में बिहार में पलायन हुआ है, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब लोगों का जो आंख था वो खुल गया, जो पर्दे लगे थे वो पर्दे हट गए। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो,
स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में UN मेहता पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, किसान सूर्योदय योजना और गिरनार पर्वत पर एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। गिरनार में ये रोपवे श्रद्धालुओं पर्यटकों को करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी केवल 7-8 मिनट में तय कर माउंट गिरनार की चोटी तक पहुंचने में सक्षम करेगा। इसके एक फेरे में 192 यात्री जा सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के जरिए 2023 तक पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 2020-21 के लिए दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, खेड़ा, तापी, वलसाड़, छोटा उदयपुर, आनंद और गिर सोमनाथ को योजना के तहत शामिल किया गया है। बाकी जिलों में 2023 तक चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। साथ ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक
1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो। इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसान उत्पादक संघ, एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों, ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। देश भर में करीब 70.5 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई की सहूलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। साथियों, गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी। बजट का बहुत बड़ा खर्चा, सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है। ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों, उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। आज जब हम सरदार सरोवर को देखते हैं, नर्मदा जी के जल को गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं, वाटर ग्रिड्स को देखते हैं, तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें
ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है, वरना ऐसा ना हो कि चलो भाई बिजली आई है, पानी बह रहा है, हम आराम से बैठे हैं, फिर तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी।